कौन सी ऐसी सर्जरीज हैं जहां रोबोट के बिना नहीं हो सकता? नहीं, ऐसी कोई सर्जरी रोबोट के बिना नहीं हो सकता। रोबोट के बिना करने में मुश्किल ज्यादा हो सकती है। रोबोट के बिना करने में पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो सकते हैं। और ये बहुत कॉमन है यूरोलॉजिकल सर्जरीज के साथ। तो रोबोट को आपने वहीं पर, रोबोट के हाथ दर्द नहीं होते तो उसको वहीं होल्ड कर दिया, आप अपना रिलैक्स कर सकते हो, आप चाय पी सकते हो और आप दोबारा कर सकते हो। प्लस सबसे बड़ा है कि ज्यादा सर्जन्स की जरूरत नहीं होती। एआई देके बताया था कि इसमें यहाँ पर ब्लीडिंग है या फ्रैक्चर है, इंसान की जरूरत खत्म हो गई। ये चीज आएगी आगे जाके। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्स एंड पीसेस। मैं हूं श्वेता रंजन और हमेशा की तरह आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल। एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, दिल्ली के साकेत के मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से जुड़े हुए हैं और एक सर्जन के रूप में इन्होंने अपनी काफ़ी पहचान बनाई है और रोबोटिक सर्जरी में माहिर हैं। आपका स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर। ये कार्यक्रम उन दर्शकों के लिए जो रोबोटिक सर्जरी के बारे में बहुत कम जानते हैं, या फिर वो लोग जो जब अस्पताल जाते हैं तो जब उनके सामने ये ऑप्शन आए कि ट्रेडिशनल तरीके से सर्जरी करानी है या फिर रोबोटिक सर्जरी करानी है रोबोट के माध्यम से, तो डिसाइड नहीं कर पाते या तमाम तरह के मिथ जो हैं दिमाग में लेकर रहते हैं। तो उनके लिए ख़ास तौर से ये प्रोग्राम हमने डिसाइड किया है। आपका स्वागत है। गुड इवनिंग। मैं चाहूँगी कि दर्शकों को पता चले, हमारा मकसद ये है आपको इस कार्यक्रम में बुलाने का कि रोबोटिक सर्जरी को लेकर वो अवेयरनेस जिस तरह की होनी चाहिए वो नहीं है। क्या है ये, कितना आसान बना रहा है ये हमारी ज़िंदगी को, ये मैं चाहूँगी आप विस्तार से बताएं। रोबोटिक सर्जरी एक सर्जरी करने की टेक्निक है। सर्जरी तो कुछ चेंज नहीं होती है। सर्जरी हम वही कर रहे हैं 50 साल से। पर वो सर्जरी पहले हम लोग ओपन सर्जरी करते थे, हम लोग पेट में चीरा लगाते थे और अंदर जाके जो भी इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स है, गॉल ब्लैडर है, हर्निया है, बाउल है, उनको सर्जरी करने के लिए हमें पेट खोलना पड़ता था। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई तो आई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसको कॉमन टर्म में की होल सर्जरी कहते थे। वो भी बहुत आसान था। सो वो की होल सर्जरी आने से एक सर्जरी में रेवोल्यूशन आया। अब वो बड़े बड़े कट लगना, पोस्ट ऑपरेटिवली हॉस्पिटल में रहना, इन्फेक्शन, हर्निया, 1000 तरह की प्रॉब्लम्स का होगी। और वो सर्जरी अभी बहुत सालों से बहुत सक्सेसफुल चल रही थी। पर उसमें कुछ लिमिटेशंस थी हमारे पास, जैसे कि वो हमारे को 2D विजन देती थी। हम पेट के अंदर सर्जरी करते थे एक मॉनिटर को देखते हुए। सो उस मॉनिटर से हमें 2D विजन मिलता था। प्लस अपने हाथ की जगह हम इंस्ट्रूमेंट्स पेट के अंदर इंट्रोड्यूस करते थे। तो वो स्टिफ इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जिसमें कि मोबिलिटी टू डायरेक्शन मैक्सिमम होती थी, कि ऐसे हिल सकता है या ऐसे, इससे ज्यादा नहीं हिल सकता था वो। तो हाथ की तरह सब तरह से वो नहीं मूव करता था। इस लिमिटेशन के कारण कई सर्जरीज हमें फिर भी ओपन तरीके से करनी पड़ती थी। अब उसके बाद अभी कुछ सालों से रोबोटिक सर्जरी आई है, विच इज अ इम्प्रूवमेंट ऑन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। बेसिक कंसेप्ट सेम ही है कि हम पेट के अंदर की सर्जरी कर रहे हैं और हम इंस्ट्रूमेंट्स पेट के अंदर डाल रहे हैं, मॉनिटर में देख रहे हैं और एक किसी काउंसिल पे बैठ के कर रहे हैं। अब हम वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पकड़ते हैं। पहले पेट के अंदर का इंस्ट्रूमेंट सर्जन पकड़ता था और ऑपरेट करता था। अब सर्जन की जगह रोबोटिक आर्म्स है, वो इंस्ट्रूमेंट को पकड़ते हैं और हम अलग से साइड में एक कंसोल में बैठ के उन आर्म्स को कंट्रोल करते हैं। So it has made our entire process very easier, or it has made the surgeon's job much easier, much comfortable. और अगर सर्जन कंफर्टेबल होता है, एंड रिजल्ट पेशेंट में ही मिलता है। So मतलब जैसे कि पहले हाथ आपका, अब आपको कोई प्रोसीजर करना है जिसमें आपको ऐसे घुमाना है कुछ, अब इससे ज्यादा घुमाना है तो हाथ नहीं घुमा सकता, और रोबोटिक 360 डिग्री घूम सकता है। So वो थकता नहीं है। हम ये कहें कि दर्द कम, घाव कम और रिकवरी भी जल्दी है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी मिल रहा था। दर्द कम, रिकवरी फास्ट हमें लैप्रोस्कोपिक से मिल रहा था और रोबोटिक से भी वही मिल रहा है। बट हाँ, लैप्रोस्कोपिक से अगर हम 5 तरह की सर्जरी कर पा रहे थे, इसमें हम 10 तरह की कर पा रहे हैं। काफी डिफिकल्ट सर्जरी जो हम लैप्रोस्कोपिक अभी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास कंस्ट्रेंट्स थे, वो हमारे पास कम हो गए रोबोटिक सर्जरी आने के बाद। तो जैसा आपने कहा, पहले पारंपरिक स्टाइल में होता था, ट्रेडिशनल वे ऑफ सर्जरी, फिर लैप्रोस्कोपिक, अब रोबोटिक में,
मतलब डॉक्टर्स को पढ़ाई से मुक्ति कभी नहीं मिलनी है, अपग्रेड होते रहना है। नहीं, डॉक्टर्स को अनलर्न करना पड़ता है। ओह रियली? यस। हमारे लिए उल्टा हो गया, हमने पहले ओपन सर्जरी, हमारी एजुकेशन तो ओपन सर्जरी में हुई, उस समय तो लैप्रोस्कोपिक भी नहीं था, रोबोटिक भी नहीं था। फिर जब लैप्रोस्कोपिक आई तो हमें सीखना पड़ा लैप्रोस्कोपिक करना। जब रोबोटिक आई तो हम लैप्रोस्कोपिक भूलना पड़ा, क्योंकि अगर हम लैप्रोस्कोपिक तरीके से सोचेंगे तो वो रोबोटिक करने में दिक्कत आएगी। Oh, yes, तो यू हैव टू अनलर्न सर्टेन टेक्निक्स एंड देन गो इनटू द न्यू टेक्निक्स। And unlearning is very more difficult. It's not easy. तो आपके जो इंस्टिंक्ट्स, रिफ्लेक्सेस डेवलप हो जाते हैं, उसको आपको दबाना पड़ता है नए रिफ्लेक्सेस डेवलप करने के लिए। बट अदरवाइज टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत हेल्प किया है। जो चीज हमें बहुत डिफिकल्ट लगती थी करने में सर्जिकली, अब वो बहुत आसान लगती है। But how adept are the surgeons, the doctors here in India? मतलब have we been able to pick up and match the pace? दिल्ली जैसी जगह, देखिए मैं पूरे इंडिया के बारे में नहीं बता पाऊंगा, बट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, दिल्ली, बॉम्बे, इन सब जगह में जैसे अगर बात की जाए, दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में 10 से 15 रोबोट्स लगे हुए हैं। कुछ साल पहले जब पहला रोबोट आया था, कितना हंगामा हुआ था कि रोबोट लग गया। आज के दिन हर ओटी में एक रोबोट लगा और सुबह से रात तक यूज होता है। लोगों को भरोसा बिल्ड होता है कि मतलब पेशेंट्स को देखो, पेशेंट्स तो एडवर्टीजमेंट और मीडिया और फिर क्या आते हैं, वो तो जिस सर्जरी में रोबोटिक नहीं भी हो सकता बोलते जी हमारे पास तो पैसे हैं, आप रोबोटिक करो। नहीं, लेकिन रोबोटिक पे भरोसा होना भी एक बहुत, वो सबको लगता है नई चीजें तो अच्छी होगी। नहीं, लेकिन डॉक्टर ये भी लगता है, और डॉक्टर का काम है ये बताना कि आपके लिए ये प्रोसीजर इस तरीके से ज्यादा अच्छा। कई चीजें हमें रोबोटिक अच्छी नहीं कर सकते हम, या नहीं करना चाहते, नहीं होना चाहिए, उसके लिए ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी होनी चाहिए। पर पेशेंट आके बोलते हैं कि रोबोटिक करवानी है, तो ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बताना कि ये सर्जरी आपकी रोबोटिक नहीं हो सकती, ये ओपन होगी या ये लैप्रोस्कोपिक होगी। तो ये होती है। और ट्रेनिंग थोड़ी सी जैसे एक मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा रोबोटिक सर्जरी करानी थी, नी रिप्लेसमेंट था शायद उनकी फैमिली में, तो शी वाज वेरी कंसर्न कि जब रोबोटिक होगा तो वो तो कंट्रोल नहीं हो सकता, ह्यूमन होता है तो कंट्रोल होता है। सो ये मिसकॉन्सेप्शंस लोगों में हैं। ये मिसकॉन्सेप्शन ये भी है कि रोबोट अपने आप काम करने लग जाए तो क्या होगा, पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, अभी तक हुआ नहीं है। और रोबोट पूरा ह्यूमन कंट्रोल में रहता है। रोबोट हम कंसोल में बैठ के फिंगर से हिलाते हैं, जैसे ये हमने हिलाया तो वो इंस्ट्रूमेंट हिला, हमने काटा तो काटा, तो वो हमारे पूरे कंट्रोल में होता है। ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है। ये हो सकता है कि किसी को रोबोटिक सर्जरी करनी नहीं आती हो और वो करने की कोशिश कर रहा है, पर ये सब बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं होता है नॉर्मली, और वहाँ पर रोबोट्स अवेलेबल भी नहीं है जहाँ पर कि मिसयूज हो सके जाना। बट अगर हम कॉस्ट फ्रेंडली तो बहुत नहीं है ना, ऐसा है नहीं, अभी कॉस्ट फ्रेंडली नहीं है, और बहुत सारी सर्जरीज अभी है जो इंश्योरेंस से रोबोटिक के लिए क्लियर्ड भी नहीं है। अच्छा, जैसे आज के दिन हम हर्निया करना चाहें या गॉल ब्लैडर करना चाहें या ये सब करना चाहें, अपेंडिसेक्टमी करना चाहें, तो ये रोबोट के लिए इंश्योरेंस कवर भी नहीं देता। सो इसके लिए तो काम होना चाहिए कि जब आप मतलब रिलायबिलिटी है, हॉस्पिटल को भरोसा है और पेशेंट को भरोसा है, करवा रहे हैं। ये मार्केट फोर्सेस हैं, ये अपने आप स्ट्रीमलाइन होंगे धीरे धीरे समय के साथ। कुछ प्रोसीजर्स जो कि रोबोट के बिना हो ही नहीं सकते, उसके लिए तो उन्होंने इंश्योरेंस वालों ने अभी परमिशन दे दी है। कुछ दोनों तरह से हो सकते हैं, तो उनको लगता है अगर सस्ते में हो सकता है तो महंगे से क्यों करा जाए। जैसे धीरे धीरे ये अपने आप हो जाएगा, ये नेचुरल समय की बात है। तो जैसे टू मेंशन अ फ्यू, अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी सर्जरीज हैं जहां रोबोट के बिना नहीं हो सकता? नहीं, ऐसी कोई सर्जरी रोबोट के बिना नहीं हो सकता। रोबोट के बिना करने में मुश्किल ज्यादा हो सकती है, रोबोट के बिना करने में पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो सकते हैं। और ये बहुत कॉमन है यूरोलॉजिकल सर्जरीज के साथ, कैंसर सर्जरीज के साथ। जैसे हम पेल्विस में कोई करते हैं, टोटल प्रोस्टेटेक्टमी करनी है, ये सब, इन सब में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है रोबोटिक सर्जरी से। हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है एज कम्पेयर टू एनी अदर वे ऑफ सर्जरी। प्रिसिजन होता है और बहुत डिफिकल्ट एरियाज में वो एक्सेस कर सकता है। अब आप तो अपनी आंखों से देखोगे तो सीधा ही देखोगे, लैप्रोस्कोप से भी देखोगे तो आप सीधा देखोगे, ज्यादा 30 डिग्रीज पे देख सकते हो। रोबोट तो कहीं भी घुस सकता है, उसमें मेलिएबल होता है, आपने घुस के अंदर जाके देखा ही, वहां से वहां देख लिया, तो जो आप नहीं देख सकते वहां पहुंचना बहुत आसान होता है। मेहनत वाला काम बड़ी आराम से 6, 7, 8 घंटे सर्जरी चल रही है, आपके हाथ दर्द हो जाए तो रोबोट को आपने वहीं पर, रोबोट के हाथ दर्द नहीं होते, तो उसको वहीं होल्ड कर दिया, आप अपना रिलैक्स कर सकते हो, आप चाय पी सकते हो और आप दोबारा कर सकते हो। प्लस सबसे बड़ा है कि ज्यादा सर्जन्स की जरूरत नहीं होती।
एक सर्जरी में 3 सर्जन 4 सर्जन की जरूरत होती है, असिस्टेंट सर्जन की। अब असिस्टेंट सर्जन आपका रोबोट है। मतलब ये जॉब छीन रहा है। नहीं, वो तो जो थ्रेट है एआई को लेकर वो तो रहेगा नहीं, पर वो जॉब पता नहीं, वो मुझे पता नहीं, पर सर्जन वहां पर उस समय वो काम शायद रोबोट के बिना हो ही नहीं सकता। सर्जन की वो असिस्टेंट सर्जन के लेवल पे लोग रह जाते, अब वो रोबोटिक सर्जन बनेंगे, लोअर लेवल के हट के वो सीनियर लेवल का काम करेंगे। सिंपल काम मशीन करेगी, एआई करेगी। जो डिफिकल्ट काम है या जो जिसमें ज्यादा आपको कॉम्प्रिहेंड करना है, डिसीजंस लेने हैं, वो सब काम मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा सर्जन्स के थ्रू। बट इसमें कहीं ऐसा लगता है डॉक्टर कि अपनी स्किल कम हो रही है जो क्योंकि सब कुछ अब रोबोट कर रहा है। रोबोट कुछ नहीं कर रहा। रोबोट क्या कर सकता है? रोबोट को तो आप बोल रहे हो, तो आप जहां पर ले जा रहे हो वहीं जा रहा है ना वो। अगर आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है और क्या काटना है और कितने से काटना है, कितना काटना है, रोबोट कैसे काटेगा? जैसे आप नी रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे, तो उसमें कितने सेंटीमीटर या कितने इंचेस काटना है। इंसान काटता तो 1 मिलीमीटर का फर्क हमारे लिए बहुत कम होता, रोबोट के लिए 1 मिलीमीटर बहुत बड़ी चीज पर्टिकुलर है। तो इस चीजों से फर्क पड़ता है। रोबोट अपने आप डिसीजन 1 सेकंड का भी नहीं लेता वो। अभी तक वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आई है कि रोबोट ही डिसाइड करे। हो सकता है आए। जैसे कि रेडियोलॉजी, जैसे होता है कि रेडियोलॉजी के एक्सरे मशीन, एक्सरे है या सीटी स्कैन है, तो कंप्यूटर ही देख के बता देता है या एआई देख के बता देता है कि इसमें यहाँ पर ब्लीडिंग है या फ्रैक्चर है। इंसान की जरूरत खत्म हो गई। ये चीज आएगी आगे जाके, इम्पॉसिबल नहीं है। पर अभी वाला रोबोट सब कुछ हमारे बोलने से ही कर रहा है। अगर हमें नहीं आता तो बेचारा रोबोट नहीं कर पाता है। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस हैं डॉक्टर जिसमें आपको लगता है कि इन सर्जरीज में रोबोटिक सर्जरी ही अच्छा है, मतलब आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, रोबोटिक सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, इसमें डाउट है। हमें अगर 19-20 का फायदा हुआ और खर्चा हमारा डबल हो गया, सो फिर डिसीजन लेना पड़ता है वो 19-20 का फायदा करवाएं कि वो 50% हम खर्चा कम करें। ये नहीं होता कि रोबोट लेप्रोस्कोप से खराब करेगा काम, उतना या उससे अच्छा ही करेगा, पर उतने के लिए हम इतना खर्चा बढ़ाएं, हम इतना सेटअप बढ़ाएं, वो वाली बात होती है। ऑफ कोर्स। सो डॉक्टर, यू बीन अ जनरल सर्जन और आपके पास तमाम ऐसे पाइल्स और फिस्टुला के केसेस लगातार आते रहे हैं। थोड़ा आई वुड लाइक टू टच अपॉन दैट ऑल्सो कि इन केसेस में रोबोटिक सर्जरी रिकमेंडेड है? पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये मेरी स्पेशलाइजेशन है। इसमें भी टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत हेल्प किया, पर इसमें रोबोटिक सर्जरी का रोल नहीं है, इसमें लेजर का रोल आया है। पाइल्स एक सबसे कॉमन बीमारी है हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में है, और हिंदुस्तान में तो एटलीस्ट सब इंसान इससे डरते हैं सर्जरी के नाम से। एक जनरल बात है कि पाइल्स की सर्जरी के बाद तो गए, बेड रिडन हो जाएंगे, इतना दर्द होगा, इतना होगा, क्योंकि हमारे पास पाइल्स की जो सर्जरी होती थी आज से 20 साल पहले, वो बहुत डिस्कम्फर्टिंग होती थी पेशेंट के लिए। तो जिसने भी करवाई उसके एक्सपीरियंस देखे सारी अड़ोसी पड़ोसी सब उससे भागते थे। पर अभी लास्ट 5-10 साल में हमारे पास बहुत अच्छी न्यूअर सर्जिकल एडवांसेस हुए हैं, नॉट सर्जिकल टेक्निक, टेक्नोलॉजी के कारण, जिससे यही चीजें बहुत आसान, बहुत डिस्कम्फर्ट खत्म करने वाली और अर्ली बैक टू वर्क वाला आ गया। उसमें लेजर है, स्टेपल्स हैं, बहुत चीजें हैं। तो इसमें डॉक्टर, जो एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी वजह, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, शायद एक एम्बैरेसमेंट जो टैग जुड़ा हुआ, टैबू, स्टिग्मा जो कह लें, हाँ, कि लोग अभी भी उससे बाहर निकल पाए? नहीं निकल पाए। 50% पॉपुलेशन फीमेल्स की है, 90% सर्जन्स मेल है। बीमारी फीमेल्स मेल्स को बराबर ही होती है या हल्का सा फीमेल्स को ज्यादा ही होती है। रीजन भी प्रेगनेंसी के समय बढ़ जाती है, चाइल्ड बियरिंग के समय बढ़ जाती है, क्योंकि यूट्रस का जो प्रेशर पड़ता है हमारे ब्लड वेसल से, उससे पाइल्स, फिशर, कई सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं। सो वो पेशेंट जो है वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं डिस्कम्फर्ट, पर वो ट्रीट नहीं कर पाती है, सर्जन के पास भेजते हैं, उसमें उनको शर्म आती है। तो जब शर्म आती है और सुना हुआ भी होता है कि बड़ी डिस्कम्फर्टिंग होती है, तो फिर वो जाते हैं बाबाओं के पास और झोला साहब डॉक्टर्स के पास। तभी आप देखेंगे हर रेलवे स्टेशन के पास बड़ा बड़ा लिखा होता है तसल्ली बख्श
इलाज किया जाता है बवासीर का क्योंकि लोग डरते हैं डॉक्टर्स के पास जाने से, पर अब वो खत्म हो रहा है। अब हम पंचशील वाले मैक्स में करते हैं 90% सर्जरीज डे केयर सर्जरी होती है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की। सुबह आते हैं 4-5 घंटे में घर चले जाते हैं। हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है, लेजर है, इंफ्रारेड कोगुलेशन है, स्टेपल्ड है, बहुत सारी टेक्निक्स आई जिससे कि ब्लीडिंग, पेन, डिस्कम्फर्ट करीब करीब ना के बराबर आ गया। हम प्रमोट करते हैं ऑफिस प्रोसीजर की तरह कि ऑफिस से आओ, सर्जरी करवा के वापस जाओ। तो बहुत टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत हेल्प किया है। और जो सर्जरी हम एज अ स्टूडेंट या जब हम अर्ली स्टेज में थे, हम लगता है ये सर्जरी हम कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत मुश्किल लगती थी वहाँ उस जगह जाके सर्जरी करना बिना कुछ नुकसान करे, इंजरी ना हो, ब्लड वेसल ना टूटे, इंटेस्टाइन ना फटे। वो अब हम कर पाते हैं क्योंकि हमारे को वहाँ पहुँचना बहुत आसान कर दिया लैप्रोस्कोपिक, अब रोबोट ने। तो टेक्नोलॉजी सर्जन्स को हेल्प कर रही है, हर तरह से हेल्प कर रही है। ज़्यादातर केसेस पाइल्स या इन बीमारियों के इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि लोग शुरू में छिपाते हैं, सामने नहीं आते, बोल नहीं पाते, ये वजह होती है। देखिए, बहुत ही कॉमन बीमारी है, अदरवाइज भी सबको होती है, बट हाँ सही समय पे इलाज हो जाए तो सिंपल मेडिसिन से या लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक हो सकता है। पर जब वो नहीं कर पाते, डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर पाते, तो वो बीमारी अपने घर के नुस्खे जो थोड़े बहुत चलते हैं उससे ठीक हो जाए तो ठीक है, ये तो बढ़ जाते हैं। फिर वो थोड़ा लेट स्टेज में आते हैं तो फिर देन वी हैव टू रिसॉर्ट टू सर्जरी और थोड़ा सा एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और लाइफस्टाइल चेंजेस, आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हम प्री डिस्पोज हो गए इन डिजीज से। एक भगवान ने इंसान बना के भेजा है कि रात को सोना है, सुबह उठना है, इस समय खाना है, इस समय टॉयलेट करना है। अब शिफ्ट ड्यूटीज हो रही हैं, टाइम चेंज हो रहे हैं, शरीर को समझ ही नहीं आता कि कब सोने का टाइम है, कब उठने का टाइम है, कब टॉयलेट जाने का टाइम है। और जब ये सिस्टम गड़बड़ होता है तो फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं और ये प्री डिस्पोज करता है। सो बेसिकली ये हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल से जुड़ा है या फिर किसी खास तरह के खान पान से? सिर्फ सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं है, रूटीन लाइफस्टाइल नहीं है। आपके पास एक सिस्टम नहीं बना हुआ, ब्रेन को एक सिस्टम नहीं बना हुआ कि मेरे को अभी सोने का टाइम हो गया, अब उठने का टाइम हो गया। 15 दिन तो डे शिफ्ट चल रहा है, 15 दिन नाइट शिफ्ट चल रहा है, फिर फोन रात को चल रहे हैं, अमेरिका से कनेक्टेड है। तो ब्रेन को समझ नहीं आता, जब समझ नहीं आता तो वो रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाते हैं कि सुबह उठते ही था कि सुबह उठते ही चाय पियेंगे, पॉटी करने जाएंगे, ये खत्म हो गया क्योंकि सुबह उठते तो भाग रहा है ऑफिस के लिए, तो उसको टाइम ही नहीं मिला, तो ब्रेन ने रोक दिया। अब जब रोक दिया, बाद में टॉयलेट करने जाएंगे तो वो हार्ड होगा और आप प्री डिस्पोज हो गए। दूसरा, आजकल बहुत कॉमन कहानी, जो सेडेंटरी से बचने के लिए जिम जाते हैं। अब जिम जाके एक्सरसाइज करें तो ठीक समझ में आता है, पर जिम में जाके ये वेट लिफ्टिंग करते हैं और बॉडी बनाने के चक्कर में प्रोटीन पाउडर खाते हैं। ये आई वाज गोइंग टू कम टू। सो दिस प्रोटीन पाउडर हैज बिकम अ बिगेस्ट मेनेस। अब आप प्रोटीन खाओ, हम मना नहीं कर रहे, प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है, पर प्रोटीन आपके बॉडी एक लेवल तक एक्सेप्ट कर सकता है, जो रिकमेंडेड लेवल है। हाँ, तो आप कितना चिकन खा लोगे, ब्रेन अलाउ नहीं करेगा एक लेवल से ज्यादा खाने के लिए। वो पाउडर तो कुछ भी खाओगे, फिर पाउडर ज्यादा खा लोगे, भूख लगेगी नहीं, फिर कुछ और खाओगे नहीं, फाइबर्स जाएंगे नहीं और वो फिर गड़बड़ होगा। सो एक्सेस प्रोटीन कैन लीड टू प्रोटीन। मैं तो अपने पेशेंट को एडवाइस करूंगा, जितना प्रोटीन खा सकते हो खाओ, तो 50 चिकन खा सकते हो खाओ, वो खा ही नहीं पाओगे। हाँ। पाउडर फॉर्म में मत खाओ। दूसरा, पाउडर, प्रोटीन पाउडर जो जिम में मिलते हैं उसके अंदर है क्या, किसको पता है? हिंदुस्तान में तो भैया कई बार तो दवाइयों में एडल्ट्रेशन का वो लगता है, जबकि उस पर तो लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशंस है। प्रोटीन पाउडर तो मेडिसिन के अंदर आता ही नहीं है, उसके अंदर रेगुलेशंस ही नहीं है। और एक जिम में एक आदमी ने प्रोटीन पाउडर खाया, उसकी बॉडी बन गई, तो दूसरे को रिकमेंड करता है। उस प्रोटीन पाउडर में क्या क्या मिला हुआ है ये किसी को पता ही नहीं है। फिर लोग बोलते हैं इंपोर्टेड ब्रांड, बड़ा अच्छा ब्रांड, तो वो तो और गया, उसमें तो और ही कंट्रोल नहीं है आपका। सो ये सब चीजें हैं। और ज्यादा वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज आपको सुंदर तो बना देते हैं पर हेल्दी नहीं बनाती है। आप कार्डियो कर रहे हो, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, इनसे आपकी बॉडी स्ट्रांग और हेल्दी बनती है। अब वेट लिफ्टिंग से नहीं बनती, वेट लिफ्टिंग से हर्निया, पाइल्स, हमारे पेशेंट्स बढ़ते हैं बस। सो डॉक्टर, इसमें पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इसमें भी कोई ग्रेड है क्या? मतलब कि ग्रेड 1 लेवल में कैसे पहचाने, ग्रेड 2 में कैसे पहचाने? देखिए, स्टूल के पैसेज में जो भी बीमारी होती है ना, जनता को वो लगता है कि वो पाइल्स है।
पहली बार तो डर जाते हैं कैंसर, सबको लगता है वहां पर पाइल्स, पर वहां बहुत अलग अलग तरह के डिजीजेस होती है, उसके अलग अलग बीमारी, अलग अलग इलाज होता है। पाइल्स का मतलब होता है स्टूल में ब्लड आना, उसमें ग्रेडिंग है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक आए तो हम बिना सर्जरी के उसको आराम से ठीक कर सकते हैं। बहुत लेट हो गया, फिशर है, उसकी दवाइयों से ठीक, अगर समय पर इलाज हो जाए, शुरू के 6 महीने में अगर हम इलाज करें तो 90% फिशर्स हमारे बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। ऐसा ही तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां जिनको अगर हम समय पे ठीक करें तो हो जाते हैं, पर अगर वो बढ़ जाए, सिम्टम्स छुपाते रहो, कुछ समय के लिए दवाई ले ली, रिलीफ हो गया, केमिस्ट से जाके दवाई ले ली, पेन किलर खा लिया, कुछ खा लिया, ठीक हो गया। और पाइल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो बेसिक पाइल्स है उसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है। तो अब दर्द हो नहीं रहा, शर्म आती है आपको बताने में, तो आप बैठे रहते हो घर में। हमारे पास कितने लेडीज आती हैं 4 हीमोग्लोबिन, 5 हीमोग्लोबिन, सालों से ब्लीडिंग चल रही है, डिस्कस ही नहीं करते, घर वालों को नहीं बताते, डॉक्टर्स को नहीं बताते, समय पे इलाज नहीं होता, कोई भी बीमारी बढ़ेगी। सो इट कैन लीड टू मतलब डेडलियर थिंग्स? नहीं, ये कंसेप्ट नहीं है कि पाइल्स का इलाज नहीं है तो कैंसर बन जाएगा, ये सब नहीं होता। पाइल्स ही बढ़ती जाएगी, पर इटसेल्फ इज अ डेडली थिंग। अब ब्लड नहीं है तो आपका आप दिन भर वीक फील करोगे, आपकी एनर्जी नहीं रहेगी, हीमोग्लोबिन है ही नहीं, आप ब्रेथलेस फील करोगे, एक फ्लोर चढ़ोगे तो आपकी सांस फूलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं है आपके ब्लड में। फिशर बीमारी, उसमें पेन होता है इतना, यू गेट अफ्रेड कि आप सुबह उठ के पॉटी कैसे करने जाएंगे। तो मतलब डिफरेंस क्या है इन सब में डॉक्टर, कैसे? मेडिकल चीजें हैं, आप पता नहीं पॉडकास्ट के लिए सही है कि नहीं है, पर फिशर में पेन होता है, ब्लीडिंग हो सकती है। पाइल्स में ब्लीडिंग होती है, पेन हो सकता है। पाइल्स में वहां की ब्लड वेसल्स बढ़ गई, जब लैटिन करते हैं उसमें इंजरी हो जाती है, ब्लड आता है, ये पाइल्स हो गया। फिशर में स्टूल का पैसेज टाइट हो गया, जब स्टूल करने की कोशिश करते हैं, पैसेज जब खुलता है तो कट जाता है, तो पेन होता है। इसकी फिशर की एक छोटी सी सर्जरी होती है, वो पैसेज में एक रबर बैंड सा होता है, स्फिंक्टर कहते हैं, उसको स्निप कर दिया, 2 मिनट की सर्जरी होती है और जिंदगी भर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके। पर 90% वहां तक आते ही नहीं है, बताते वो घर में दवाई लेके, लेग्जेटिव लेके काम चलाते रहते हैं। फिर जब उनको कोई ऐसा मिलता है जो वो बोलता है हाँ मैंने करवाई थी और मेरे को दिक्कत थी हुई, तब आते हैं। तो आज से 5-10 साल बाद सब आएंगे। नंबर ऑफ पीपल हु हैव गॉट क्योर्ड एंड आर फीलिंग गुड आफ्टर सर्जरी इज इंक्रीजिंग, तो वैसे प्रोपोगेट होगा। इन कमिंग ईयर्स आप कहाँ देखते हैं, मतलब हमारे भारत में जो मेडिकल फील्ड है, इसमें हमारी निर्भरता रोबोटिक सर्जरी के ऊपर कितनी होने वाली है? अभी बहुत दूर है। Okay. अभी इट्स टू कॉस्टली टू पुट इन अ रोबोट। दिल्ली में भी मतलब 10 हॉस्पिटल में ना हो रोबोट। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ी कितना फर्क है कॉस्ट का डॉक्टर? जैसे मान लिया एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, अगर हम उसको रोबोटिक से कराएं कितना फर्क आता है? व्हाट इज द प्राइस पेशेंट को? प्राइस डिफरेंस। एक सिंपल सी सर्जरी होती है जो सिंपलेस्ट रोबोटिक सर्जरी होती है, उसमें एटलीस्ट 1 लाख का कॉस्ट डिफरेंस है। मतलब अगर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी 1 लाख में हो रही है तो रोबोटिक सर्जरी 2 लाख में हो रही है। इट मे डबल द कॉस्ट। इट मे डबल द कॉस्ट, बट इट्स नॉट डबल द, इट्स 1 लाख एक्स्ट्रा। अगर 2 लाख की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, 3 लाख की रोबोटिक होगी। बट कुछ सर्जरी जो हो ही नहीं पा रही थी वो हो पा रही है रोबोटिक, बिना डिस्कम्फर्ट के। कुछ ऐसे मिथ है डॉक्टर जो आप बताना चाहेंगे व्हिच आई एम मिसिंग आउट ऑन? ये डिसीजन लेना पेशेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको लैप्रोस्कोपिक करवाना चाहिए या रोबोटिक करवाना चाहिए। और ये इसमें डॉक्टर का भी बायस थोड़ा बहुत हो जाता है, पेशेंट का भी बायस होता है। सो उसमें कई बार मुझे लगता है कि पेशेंट को ऐसे सेंटर में जहां दोनों तरह की सर्जरी होती है वहां जाके डॉक्टर पे डिसीजन छोड़ना पड़ेगा। जहां पर एक ही तरह की सर्जरी होती है वहां तो वो डॉक्टर आपको कोई दूसरा ऑफर ही नहीं कर सकता। पर जहां दोनों तरह की सर्जरी होती है वहां पर आपको बेटर चॉइस मिल सकती है कि आप इन दोनों में से कौन सी करवाएं। डॉक्टर, कई बार लोग जो पेशेंट है वो डिसाइड नहीं कर पाते कि ट्रेडिशनल तरीके से सर्जरी कराएं या फिर रोबोटिक का सहारा लें। सो उस समय क्या करना चाहिए एक पेशेंट को? मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैक्स हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट मतलब बेस्ट हॉस्पिटल्स इन दिल्ली, बट कॉस्टली भी है। और बहुत हर तरह के लोग आते हैं पेशेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको मैं यही समझाता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर हम लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक नहीं कर पा रहे तो आपकी सर्जरी खराब होगी। यू कांट अफोर्ड दिस, डज नॉट मैटर।
वो सर्जरीज पहले ओपन ही होती थी और 90% हिंदुस्तान के डॉक्टर्स आज भी ओपन सर्जरी लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक से अच्छा कर सकते हैं। जिसको ओपन सर्जरी ज्यादा अच्छी करनी आती है, वो अगर रोबोटिक या लैप्रोस्कोपिक करेगा तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। सो गो टू अ प्लेस वेयर दे आर, जो उस सर्जन को जिस तरह से करना आता है उस तरह से करने के लिए दो उसे, तो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आएगा। अगर मुझे हर्निया ओपन करना आता है ज्यादा अच्छा, तो आज मेरे को रोबोट मिल जाएगा तो मैं रोबोट से ज्यादा अच्छा नहीं कर दूंगा, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग ओपन की हुई है और हजारों साल से ओपन तरीके से हो रहा है और सब ठीक हो रहे हैं। 2 दिन का आपका डिस्कम्फर्ट ही तो कम हुआ, चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन कम हो गए, मतलब थोड़ी ना पहले सब में कॉम्प्लिकेशन होते थे। तो 99% सर्जरीज ओपन हो सकती है। सो आप ऐसे डॉक्टर्स उस तरह से सर्जरी करवाएं जिस तरह से उस सर्जन को करनी आती है। एक्सीलेंट। जिसको ओपन करनी आती है उससे लैप्रोस्कोपी करवाएं, जिसको लैप्रोस्कोपिक आती है उससे ओपन करवाएं, तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। ऑफ कोर्स। सो यू हैव टू लेट द सर्जन डिसाइड। आपको फाइनली डॉक्टर पे भरोसा करना पड़ेगा। हमने अब तक यही सुना भी है, डॉक्टर ही भगवान है। जब भी है या नहीं है, आपके पास चॉइस नहीं है। देयर इज नो वे यू कैन जज कि मैं गलत कर रहा हूं कि नहीं। ऑफ कोर्स। अगर मैं गलत कर रहा हूं आप नहीं पकड़ पाओगे। सो एंड आपको भरोसा करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा आपको जो लगता है सबसे अच्छा है वो आप करो। डॉक्टर खोजने में आप दिमाग लगाओ, रिसर्च करो, सब कुछ करो, पर एक बार जब पहुंच गए तो भरोसा करो। हम तो इमरजेंसी में पेशेंट आता है, वो तो फंस गया, वो तो इमरजेंसी में आया, एक्सीडेंट हो गया, उठा के ले आया, जो आसपास हॉस्पिटल था उसमें ले आया। अब वहां पर मैं आज ड्यूटी पे हूं, मेरे पास आ गया, उसके पास चॉइस नहीं थी। He didn't have time और ऑप्शन ऑफ रिसर्चिंग कि कौन डॉक्टर खराब है। तो मैं सबसे पहले उसको शांत करने के लिए बोलता हूँ कि तुम होप करो कि मैं अच्छा डॉक्टर हूँ, मेरे पास चॉइस नहीं है। ऑफ कोर्स। और भरोसा करोगे तो वही चीज मैं करूंगा, तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और तुम वही शक से करवाओगे, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। शक से शक रहेगा, आपको अगले दिन बहुत दर्द होगा पेट में। सेम काम किया मैंने, जो मेरे से भरोसा आया है उसको अगले दिन दर्द ही नहीं होगा, क्योंकि उसका दिमाग बोल रहा है दर्द एक्सेप्टेड है, सर्जरी के बाद होता है, उसको आराम से टॉलरेट करता है। पर जब शक से आते लगता है कुछ गड़बड़ हो गया जी, कुछ तो गड़बड़ हुई है। थोड़ा ब्रेन हमारा तो पर वही कहीं ना इतना सुनते हैं कि डॉक्टर ने ये गड़बड़ कर दिया, डॉक्टर ने यहाँ गड़बड़ कर दिया, किडनी निकाल दी, बेच दी, तो आदमी के मन में डर बैठा रहता है। नेचुरल है, उसमें उसका गलती नहीं है, उसकी गलती बिल्कुल नहीं है, बट क्या करें, प्रोफेशन ऐसा है, फाइनली भरोसा ही। यू हैव टू ट्रस्ट, you have to trust your lawyer, you have to trust your doctor, you have to trust your teacher. Yes, you have. Thank you, doctor. और इसी ट्रस्ट को हम अपनी अर्निंग मानते हैं, जितने लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी अर्निंग है। सही बात। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू जी। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। जल्द जुड़ूंगी आपसे एक नए अंक में एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।